आज मैं मैट्रिया मेडिका की क्लास चालू करने जा रहा हूं। मैट्रिया मेडिका में मैंने ये सोचा है कि मैं आपको करीब 80 की करीब मेडिसिन जितनी बता पाऊं, 80 मैंने सोची है, वो जितनी भी मैं बता पाऊंगा, जितनी अपन इजीली जान पाएंगे अपन जानेंगे 80, क्योंकि यह है कि लगभग 75 कॉन्स्टिट्यूशंस होते हैं। आप सब लोगों को दिख रहा होगा, इस पे दिख रहा है ना जी सर? हाँ, 75 के करीब कॉन्स्टिट्यूशंस होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है, द मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हाउ यू लुक्स और बिहेव। 75 टाइप्स की जो कॉन्स्टिट्यूशन है आर रिटन इन दी समुद्र शास्त्र। समुद्र शास्त्र, समुद्र शास्त्र जो है वो भगवान विष्णु की लैंग्वेज में लिखा हुआ है और या उन्होंने बताया हुआ है। उसमें 75 तरह की कॉन्स्टिट्यूशन है, इनके बाहर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता। तो कोई भी जो 75 तरीके की पॉलीक्रस्ट रेमेडीज होती हैं, जो मेन पॉलीक्रस्ट है, उनमें लगभग सारे पर्संस इन 75 to 80 के अंदर कवर हो जाते हैं। इनके अलावा जो भी होता है वो सब रेयर होता है। आपको पता है जो मेडिसिन हैं वो या तो वेल प्रूव्ड है या वो पार्शियली प्रूव्ड है। तो जो वेल प्रूव्ड है उनमें जितने सिम्टम प्रूव किए गए वो अधिकतर सभी पेशेंट्स में या प्रूवर्स में देखने को मिले, तो उनको मेडिसिन को ये मान लिया गया कि ये मेडिसिन लगभग हर एज ग्रुप और हर टाइप के पर्सन पर, मेल हो या फीमेल पर, ये मेडिसिन काम करेगी। कुछ सिम्टम्स ऐसे होते हैं जो कि पार्शियली प्रूव्ड होते हैं, जो कुछ प्रूवर्स देते हैं, कुछ प्रूवर्स नहीं देते, कुछ एज ग्रुप देते हैं, कुछ एज ग्रुप नहीं देते, कुछ क्या कहते हैं मेल देते हैं या कुछ फीमेल देते हैं। तो इसी के बेसिस पर कई बार ये देखा गया है कि दिस इज द मेल रेमेडी, दिस इज द फीमेल रेमेडी। तो व्हाई दिस डिफरेंशिएशन? बिकॉज फीमेल ने कुछ सिम्टम्स उस मेडिसिन के अंदर ज्यादा दिए, तो ये कहा गया कि ये रेमेडी फीमेल की तरफ जाती है, और कुछ जो है मेल में ज्यादा दिए तो मेल की तरफ जाती है। जैसे नक्स ओमेगा को मेल कहा है, वैसे ही इग्निशिया को फीमेल कह दिया। तो अभी आपके समझ में आ गया। तो उसमें क्या होता है कि जो पार्शियली प्रूव्ड मेडिसिन हैं उनमें कुछ एक सिम्टम होते हैं और कुछ मेडिसिन रेयर होती हैं। रेयर का मतलब होता है कि कोई स्पेसिफिक कोई PQRS किसी रेमेडी में कवर होता है, उसके अलावा कुछ और कवर नहीं होता, दैट इज कॉल्ड द रेयर मेडिसिन्स। ओके, अब अपन इसके आगे चलते हैं। अगर अपन इसके आगे चल के बात करें तो अपन अब पॉलीक्रिस्ट की बात करेंगे। अब पॉलीक्रिस्ट रेमेडीज में भी जो सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन ये आता है कि भाई कुछ मेडिसिन हॉट हैं, कुछ मेडिसिन चिली हैं और कुछ मेडिसिन पार्शियली प्रूव्ड है, या सॉरी कुछ मेडिसिन एम्पीथर्मल हैं। जो अब व्हाट इज हॉट, व्हाट इज चिली, व्हाट इज एम्पीथर्मल, अपन इस एम्पीथर्मल को भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए। अब हॉट और चिली पर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, लोग इस पर ध्यान नहीं देते। कुछ डॉक्टर्स हैं जो इसी पर काम करते हैं, जैसे मैंने आपको पुणे के डॉक्टर का एग्जांपल दिया था जो हॉट और चिली पर ही काम करते हैं। वो बोलते हैं कि रेमेडी अगर पेशेंट हॉट है तो हॉट रेमेडी से वो ठीक होगा, पेशेंट चिली है तो वो चिली रेमेडी से ठीक होगा। अब जब वो हॉट और चिली की बात करते हैं, अब व्हाट इज हॉट, व्हाट इज चिली, आखिर ये करती क्या है, मतलब क्या होता है इसका कि हॉट है रेमेडी या चिली है। फॉर एग्जाम्पल के लिए ये हॉट है रेमेडी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें कि मान लीजिए सल्फर इज ए हॉट रेमेडी, लेकेसिस इज ए हॉट रेमेडी। अब ये करेगी क्या, क्या मतलब है हॉट का? अब कुछ लोग कहते हैं साहब हॉट का मतलब हुआ कि पेशेंट जो है उसको गर्मी ज्यादा लगती है, कुछ कहते हैं कि साहब कोई गर्म खाना खाता है इसलिए दैट इज दी हॉट। तो यहां पर ये सब जो क्राइटेरियाज हैं ये कुछ कुछ माने जा सकते हैं, लेकिन ये पूरी तरीके से माने नहीं जा सकते।
जैसे कोई, अब सबसे सबसे बड़ा सवाल है कि पेशेंट से हम पूछते हैं कि आपको गर्मी लगती है या सर्दी लगती है। अब गर्मी सर्दी में अगर आप माने, हम पेशेंट ने कहा कि मेरे को गर्मी लगती है, एक पेशेंट ने कहा मेरे को सर्दी लगती है। अब जिस पेशेंट को गर्मी लग रही है उसने मान लो पहले एटीटी लिया हुआ है आज से 3 साल पहले। एटीटी का मतलब होता है एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट। इसके अंदर कम से कम 8 से 9 महीने ये ट्रीटमेंट दिया जाता है और इतने लंबे समय तक एंटीपैथिक मेडिसिन लेने के बाद बॉडी के अंदर हीट प्रोड्यूस हो जाती है। इस हीट प्रोड्यूस होने के कारण पेशेंट को गर्मी ज्यादा लगने लग जाती है और उसका जो अब का कॉन्स्टिट्यूशन है वो हॉट की तरफ चला जाता है। और अगर मान लो उसको पहले ठंड ज्यादा लगती थी तो अब क्या कहेंगे, उसकी रेमेडी चिली आएगी कि हॉट आएगी? कुछ लोग कहेंगे सब चिली आएगी, कुछ लोग कहेंगे सब हॉट आएगी क्योंकि हीट गर्मी ज्यादा लग रही है। लेकिन अगर इस तरीके से रेमेडी चेंज होगी तो फिर तो हम ये कह सकते हैं कि हर सर्कमस्टेंस पे हर पर्सन की रेमेडी या मेडिसिन चेंज हो जाती है। पर ऐसा होता नहीं है। किसी भी पेशेंट की रेमेडी जब वो जन्म लेता है और जब तक मरता है उसकी जो दवाई है वो कभी भी परिवर्तित नहीं होती, चेंज नहीं होती। तो हम क्या कैसे मानेंगे? या जैसे कोई ये कहता है साहब मेरे को सर्दी लग रही है, अब उसको सर्दी लग रही है, क्यों सर्दी ज्यादा लग रही है? क्योंकि वो मान लो लंबे समय से जैसलमेर में रह रहा है और अचानक से अब वो उत्तराखंड में रहने लग जाए, हिमाचल प्रदेश में रहने लग जाए, तो वो क्या कहेगा? एक आदमी जो लंबे समय से जैसलमेर रह रहा है, जैसलमेर में बहुत गर्मी पड़ती, ठीक है ना, अब वो लंबे समय से जैसलमेर रह रहा है, अचानक से उससे कहा जाए कि साहब आप कुछ साल हिमाचल जाके रहो, तो वो क्या बोलेगा? यार यहाँ तो बहुत ठंड लग रही है मेरे को। उस समय अगर वो होम्योपैथिक मेडिसिन पेशेंट डॉक्टर के पास दिखाने जाएगा तो क्या कहेगा? वो जगह ठंड लगती है, गर्मी लगती है, बोलेगा साहब मुझे ठंड लगती है, पर असल में वो हॉट पेशेंट है, उसको गर्मी लग रही है, पर अचानक से उसका कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस चेंज हो गया, ठीक है ना। अब अपन आगे चलते हैं। अच्छा वहां से आए, ठीक है, तो ये उसका चेंज हो गया, ठीक है। अब हॉट और चिली को हम फिर डिटरमाइन कैसे करेंगे? यार नहीं चल रहा, अगली बार नया भी आएंगे, ठीक है ना। हॉट और चिली को हम डिटरमाइन कैसे करेंगे कि हॉट है या चिली है? वो रेमेडी डिटरमाइन करती है। वो कैसे करती है मैं बताता हूं आपको। कि आपको ये पता है कि कोई भी होम्योपैथिक मेडिसिन जो है, जब हम किसी को होम्योपैथिक मेडिसिन देते हैं, आप इधर आ जाओ सामने, ठीक है ना, होम्योपैथिक मेडिसिन हम किसी को देते हैं तो वो क्या करती है कि क्रूड फॉर्म में या डिजीज कंडीशंस में जिनको जिस डिजीज को वो प्रोड्यूस, मतलब किसी पर्सन के अंदर डिजीज कंडीशंस में जिसको वो ठीक कर रही है, उसी पर्सन में अगर वो नॉर्मल है तो वो उसमें पैदा करेगी। ये तो आप जानते हैं, यही होम्योपैथी का सिद्धांत है, ठीक है ना। कि एक दवाई जैसे जो सिनकोना था वो मलेरिया के पेशेंट्स को ठीक कर रहा था, ठीक है ना। यही सिनकोना एक नॉर्मल में मलेरियल सिम्टम्स प्रोड्यूस कर रहा है। तो इसका क्या मतलब रहा कि ये जो अब यहां पर हॉट क्या करेगी? जैसे हमने एक पेशेंट हॉट है साहब, इनकी प्रकृति हॉट है, इनकी प्रकृति चिली है, ठीक है। अब जिसकी प्रकृति हॉट है उसको हम हॉट रेमेडी देते हैं, आपको पता है, और जिसकी नेचर चिली है उसको हम चिली रेमेडी देते हैं। क्यों देते हैं? ये हॉट क्या करेगा? हॉट हमने दी है एक पोटेंटाइज रेमेडी, होम्योपैथिक रेमेडी। ये क्या करेगी? ये हॉट उसकी शरीर में गर्मी इंक्रीज करेगी, क्योंकि ये उन्हीं चीज को इंक्रीज करती है, लेकिन किस फॉर्म में? एक तरीके से कहते हैं कि वो एडमिट करना, कौन आ रहा है बार बार बीच बीच में, बिल्कुल जीरो पर जाकर वो होता है ना, एक वर्ड होता है जिसको क्या कहते हैं, स्पिरिचुअल लेवल पे। स्पिरिचुअल लेवल पे ये डिजीज को इंक्रीज करती है, ओरिजिनल लेवल पे नहीं करती, स्पिरिचुअल लेवल पे करती है, जिसके सिम्टम हमें दिखाई पड़ते हैं। क्योंकि एवरी मेलेडी इज ए स्पिरिचुअल मेलेडी। स्पिरिचुअल मेलेडी होती है मन से शरीर पर आती है बीमारी। मन बीमार होता है फिर शरीर होता है। मन कभी भी फिजिकल चीजों से बीमार नहीं होता है। फिजिकल चीजों से तो हम नॉर्मल, जैसे हमने गलत खा लिया या कुछ कर लिया, वो एक अलग चीज हो गई।
लेकिन जो हमें बीमारी होती है वो हमें मन के लेवल पे होती है। तो जो मन के लेवल पे बीमारी होती है वो स्पिरिचुअल होती है, डायनेमिक होती है। इसका वर्ड होता है डायनेमिक। जो डायनेमिक है, ये डायनेमिक जो डिजीज हमें हो रही है, इस डिजीज को और बढ़ाती है होम्योपैथिक करेक्ट रेमेडी, और बढ़ाकर उस डिजीज, ये डिजीज का लेवल है, ये आर्टिफिशियल डिजीज का लेवल है। ये आर्टिफिशियल डिजीज का लेवल जब इंक्रीज होता है तो वाइटल फोर्स जो इससे सफर कर रही थी, ये और थोड़ा प्रेशर लगा के ऊंची होती जाती है। जब ये ऊंची हो जाती है तो इस लेवल को क्रॉस कर जाती है, तो इसको तो सबसाइड कर देगी। और चूंकि ये आर्टिफिशियल है तो ये अपने आप सबसाइड हो जाएगी। ये सबसाइड हो गई तो पेशेंट क्योर की कंडीशंस में पहुंच जाता है, ये आपको पता है। अब क्या होगा कि हमने किसी को हॉट रेमेडी दी है, तो दवाई क्या करेगी, उसके अंदर गर्मी बढ़ाएगी डायनेमिक लेवल पे। तो वाइटल फोर्स क्या करेगा कि डायनेमिक लेवल पे, क्योंकि वाइटल फोर्स एक इक्विलिब्रियम करता है बॉडी के अंदर कि भाई सब चीज इक्वल रहे, कोई चीज बढ़े नहीं, तो इक्वल करता है। तो वो क्या करेगा, जो हीट उसकी बॉडी में बढ़ गई है उस हीट को इक्वल करेगा, खुद ऊपर जाएगा। जब हीट इक्वल करेगा तो वो जो हॉट पेशेंट है उसका ठंडा और गर्म में इक्वलेंस आ जाएगी। अगर अभी इस हॉट को चिली देंगे तो यहां पर क्या होगा, इसमें ठंड बढ़ा देगी। जब ये ठंड बढ़ा देगी तो ये जो वाइटल फोर्स है ये हीट बढ़ाएगी। अब ये तो आर्टिफिशियल ठंड है, ये तो सबसाइड हो जाएगी, लेकिन इसने जो हीट बढ़ाई है इससे ये इस पेशेंट की हीट जुड़ जाएगी, तो पेशेंट के अंदर गर्मी बढ़ जाएगी। समझ गए आप? तो हॉट को हॉट क्यों देते हैं और चिली को चिली क्यों देते हैं, समझ में आ गया आपके? ये रीजन होता है। ठीक है, अब हम मेट्रिया मेडिका पे चलते हैं। आज हमारी दो रेमेडीज हैं, द वन इज द एल्यूमिना एंड द अदर इज द नक्स मॉस्केटा। मैंने ये दो रेमेडी इसलिए ली हैं, इनमें दोनों में कॉमन चीज होती है, वैसे तो और भी रेमेडीज होती हैं, कि ये दोनों एक तो चिली है, चलो ये भी हटा दो। दूसरी क्या है कि ये बॉडी के अंदर ड्राइनेस प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, और दोनों में बहुत सिम्टम्स में बहुत साम्य है, मतलब बहुत इक्वलेंस है, बहुत सिम्टम्स सारे, इसलिए मैंने दो रेमेडीज ली है। ड्राइनेस प्रोड्यूस करने की और भी दवाई है, जैसे ब्राइनिया है, ब्राइनिया भी बॉडी के अंदर ड्राइनेस प्रोड्यूस करती है। पेट्रोलियम भी ड्राइनेस प्रोड्यूस करता है। ठीक है ना, ये सब क्योंकि पेट्रोलियम इज ए पेट्रोल क्या करेगा, हाथ पे पड़ जाएगा तो जिस सर्कमस्टेंस पर वो जाएगा वहां पर वो सुखा देगा, उस जगह को एक ड्राइनेस कर देगा, सूख जाएगी वो जगह। ठीक है ना, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, इसके बारे में बात करेंगे। हम एल्यूमिना और नक्स मॉस के बारे में बात कर रहे हैं। तो जब भी हम किसी रेमेडी के बारे में बात करते हैं तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द रेमेडी, एक रेमेडी को अगर हम सीधे सिम्टम्स के बेस पर याद करेंगे तो हमें याद नहीं होगी, हमें इसके डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर पर जाना पड़ेगा कि इसका रूट क्या है, ये कहां से पैदा हुई है, कहां से निकली है। ठीक है ना, एल्यूमिनियम जो है इसको कहते हैं एल्यूमिनियम, पूरा नाम क्या होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्यों कहते हैं इसको, एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्यों कहते हैं, एल्यूमिना क्यों, एल्यूमिनियम ही क्यों नहीं लेते। असल में जो एल्यूमिनियम है ना, कोई भी जो मेटल होता है वो जब अर्थ से आता है तो वो फ्रेश नहीं आता, उसके अंदर बहुत सारी इम्प्यूरिटीज होती हैं। उन इम्प्यूरिटीज को जब हम प्योर करते हैं तो जब जिस चीज से हम प्योर करते हैं वो उस मेटल के संग कनेक्ट हो जाती है कहीं ना कहीं। ठीक है ना, अब ये जो ऑक्साइड है ये इसके संग, जब ये पैदा हुई है रेमेडी तब से ही ये ऑक्साइड इसके संग कनेक्ट हो रखा है। कैसे हो रखा है कि जो एल्यूमिना होता है ये रॉक्स, इसकी रॉक्स होती है, चट्टानें होती है एल्यूमिना की। ठीक है ना, एल्यूमिना की चट्टानें होती है और ये रॉक हो गई, ये मान लो इसके पास में सी है, समुद्र है, ये एल्यूमिनियम की चट्टानें हो गई है। ठीक है, बहुत सारी चट्टानें। अब क्या होगा कि ये एल्यूमिनियम जो है ये ऑक्सीजन से बहुत तेजी से रिएक्ट करता है। जब ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो ऑक्सीजन क्या करेगी, जैसे अगर लोहे पर जाएगी तो जंग लगा देगी, आयरन को खराब कर देती है, ऐसी एल्यूमिनियम को भी खराब करने की कोशिश करती है। लेकिन जब एल्यूमिनियम पर ये आती है तो ऑक्सीजन जब इसके ऊपर आएगी
तो इससे ये एक रिएक्शन कर लेगी, और जब रिएक्शन करेगी तो ये जो एल्यूमिना है, एल्यूमिनियम जो एलिमेंट है, इसके ऊपर ऑक्सीडेशन हो जाएगा इसका। जब इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा दैट इज कॉल्ड एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और एक बहुत थिन लेयर इसके ऊपर बन जाती है। ये थिन लेयर क्या करती है कि ये थिन लेयर और ऑक्सीजन को नीचे नहीं जाने देती, और ये थिन इतनी होती है कि लगभग ये 5 to 10 नैनोमीटर की होती है। अब नैनोमीटर कितना पतला होता है, ठीक है ना। इसकी एक लेयर एल्यूमिना की चारों तरफ बन जाती है, इसको अंदर नहीं जाने देती, ऑक्सीजन को अंदर नहीं जाने देती, ठीक है। फर्स्ट रिएक्शन में हो जाएगा, फर्स्ट रिएक्शन में हो जाता है ये, ठीक है। अब इसको खोदोगे तो फिर एल्यूमिनियम निकलेगा। तो ये जो बाहर जो लेयर निकल बन गई, इसी को हम यूज में लेते हैं एल्यूमिना मेडिसिन बनाने के लिए, पहली बात, ठीक है। तो ये तो हो गया एल्यूमिनियम हमें कहां से प्राप्त हुआ, मिला, और इसको एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्यों कहते हैं, ठीक है। अब बॉडी के अंदर जो एल्यूमिना है वो क्या क्या करता है ये मैं बताता हूं आपको। एक पेशेंट है जो एल्यूमिना का है, ये एल्यूमिना को अगर समझना है तो एक एक्सपेरिमेंट हुआ था बहुत साल पहले, इसका नाम सुना है आपने? टाउ टेंगल्स। Tau tangles is a group of symptoms which are found in the Alzheimer disease. Alzheimer's का मतलब पता है? Alzheimer is a broadness of dementia, ठीक है। तो ये जो टाउ टेंगल है, ये टाउ टेंगल, ये क्या किया गया कि रैबिट जो होते हैं ना, रैबिट्स के ऊपर चाइना में एक एक्सपेरिमेंट किया गया, उनके ऊपर बहुत सारा उनको एल्यूमिनियम से उनको एक्सपोज कराया गया लंबे समय तक। जब लंबे समय तक एल्यूमिनियम से एक्सपोज कराया गया तो उनके अंदर ये टाउ टेंगल प्रोड्यूस हो गया, मतलब उनके अंदर अल्जाइमर के सिम्टम आने लग गए, ठीक है। मतलब ये कहें कि जो वो अपना मेंटल बैलेंस होने लग गए, जो रैबिट थे अपना मेंटल बैलेंस होने लग गए। तो ये माना गया कि ये जो एल्यूमिना है, ये एलिमेंट अल्जाइमर के बहुत काम आता है, अल्जाइमर डिजीज में, पर जरूरी नहीं का काम आए। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, पर ये हमारे काम का है। कैसे कि एल्यूमिनियम के जो भी सिम्टम्स हैं वो अल्जाइमर से मिलते जुलते हैं, ठीक है। कैसे? एल्यूमिनियम का जो पेशेंट होता है प्राइमरीली, उसके अंदर बहुत सारे थॉट्स होते हैं, स्टॉर्म ऑफ थॉट्स होता है उसके अंदर, ठीक है ना। तो वो जब इतने सारे उसको थॉट्स होते हैं तो वो उसको कुछ करने ही नहीं देते। मतलब उसके दिमाग में ये आए कि मुझे उठकर यहां से गिलास लेना है, उस गिलास लेने के तुरंत लेने से पहले उसके दिमाग में जाए गिलास में पानी भरना है और पानी भर के मुझे पी लेना है। अभी हम करेंगे, हमारे दिमाग में क्या है कि मुझे फोन उठाना है, फोन उठा के इस पे नंबर मिलाना है और नंबर मिला के बात करनी है, ठीक है। एल्यूमिना के दिमाग में क्या आ जाएगा, फोन उठाना है, नंबर मिलाना है, बात करनी है। उसके फर्स्ट एक्शन में 2 एक्शन और बच जाएंगे, तो वो वो होता है ना, कंफ्यूज हो जाएगा वो, ठीक है, कि क्या करूं। तो अब इस कंफ्यूजन में क्या होगा, कंफ्यूज जब होगा तो उसका जो परसेप्शन और एग्जीक्यूशन है वो आपस में टकरा जाएगा। पर परसेप्शन तो जल्दी होगा, एग्जीक्यूशन धीरे हो जाएगा, ठीक है ना। जब परसेप्शन तेज होगा, एग्जीक्यूशन धीरे हो जाएगा, तो उसमें क्या होगा, ऑकवर्डनेस पैदा हो जाएगी। वो करेगा कुछ, होगा कुछ। जब ये होने लग जाएगा तो उससे क्या होगा कि उसको वो कर तो कुछ नहीं पाएगा, मसल्स तो इतनी जल्दी एक्ट नहीं कर पाएंगे, पर उसका थॉट बहुत जल्दी से एक्ट करेगा। तो उसको चीजें क्या लगने लग जाएंगी कि यार हो नहीं रहा है मेरे से काम। और दूसरा जो है, टाइम पासिस टू स्लोली, ये सिम्टम बहुत होता है। पहले इस सिम्टम की बात करते हैं, फिर मैं आगे चलता हूं। व्हाट इज टाइम पासिस टू स्लोली एंड व्हाट इज टाइम पासिस टू क्विकली, है क्या
ये बड़ा सिंपल पाया जाता है, ये पाया जाता है अर्जेंटम नाइट्रिकम में, कैनबिस इंडिका में, ये पाया जाता है कॉक्यूलस में। क्या है ये, क्या मतलब है इसका बताओ? व्हाट इज टाइम पासेस टू स्लोली? पेशेंट की किस कंडीशंस में होता है ये? है क्या मतलब इसका? क्या मतलब है इसका? टाइम पासेस टू स्लोली है तो मतलब पेशेंट कैसा है? टाइम पासेस टू क्विकली मतलब पेशेंट इज वेरी हेस्टी एंड इट इसमें द पेशेंट इज वेरी इंडोलेंट। मतलब टाइम पासेस टू स्लोली मींस आई हैव डन मेनी वर्क्स एंड नाउ आई एम इजी। थोड़ा सबका हाँ या आई हैव डन मतलब मैं फटाफट मैंने बहुत सारा काम कर लिया और अभी तो बहुत सारा टाइम पड़ा है। अरे टाइम कितना धीरे धीरे जा रहा है, मैंने तो सारे काम कर लिए। ये क्या कहेगा? अरे यार मेरे तो 2 काम ही खत्म नहीं हुए और टाइम इतनी जल्दी गुजर गया। Here is the patient is indolent, weary. उल्टा बोल। Here is the patient is indolent. Time passes quickly. Here is the patient is very hasty and hurried. So the aluminum patient is hasty and hurried and quick. Rapid perception, slow execution. In Ignatia, rapid perception, rapid execution. इग्नेशिया को जो पेशेंट होता है वो किसी की कुछ करने कहने से पहले ही परसीव कर लेता है, क्लिक कर देता है। मतलब किसी ने कुछ जरा सा कहा तो उसे क्या लगेगा, ये मेरे लिए गलत बोल रहा है, ये मेरे लिए सही बोल रहा है, मेरे लिए तो ये सही नहीं है, अपने आप परसीव करने लग जाता है चीजें। ठीक है, तो टाइम पासेस टू स्लोली, द पेशेंट इज हेस्टी एंड हरिड। द पेशेंट इज हरिड and hasty. The other इसका रीजन तो ये हो गया जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। दूसरा क्या है कि कोई भी रेमेडी होती है उसकी एक थीम पकड़नी होती है। जैसे बेलेडोना को थीम पकड़ेंगे तो क्विकनेस और एंगर पकड़ेंगे, कैमोमिला पकड़ेंगे तो एंगर पकड़ेंगे, ठीक है ना। स्ट्रेमोनियम हेलोसेबस पकड़ेंगे तो डिल्यूजन हेलुसिनेशंस पकड़ेंगे, ठीक है ना। वैसे ही एल्यूमिना पकड़ेंगे या पेट्रोलियम पकड़ेंगे या ब्रेलिया पकड़ेंगे तो हम एक चीज पकड़ लेंगे, उससे लटकते रहेंगे। इसकी हम चीज पकड़ेंगे ड्राइनेस। आप देखो कहीं पर भी ट्रेवल करने के लिए हमको एक बेस चाहिए होता है, ठीक है ना। उस बेस हमारी बॉडी में ट्रेवल कौन करता है? ब्लड, ठीक है ना। ब्लड को ट्रेवल कराने के लिए कौन चाहिए होता है? वाटर, ठीक है, पानी चाहिए होता है। ब्लड ब्रेन में जाएगा तभी तो थॉट्स आएंगे भाई। न्यूरॉन्स को ब्लड ही तो एनर्जी देता है, ठीक है ना। सेल्स को जो नर्व सेल्स हैं उनको ब्लड एनर्जी देगा, ऑक्सीजन देगा, ऑक्सीजन देगा तब वो ट्रांसमिट होंगे, ठीक है ना। ये जब वाटर कम हो जाएगा तो ब्लड अपने आप कम हो जाएगा। जब ब्लड कम हो जाएगा तो इसके थॉट पर अपने आप इफेक्ट आएगा, इसका कोऑर्डिनेशन बिगड़ जाएगा, क्योंकि थॉट को जो ऑक्सीजन चाहिए। जब आपने देखा होगा कि जब लैक ऑफ ऑक्सीजन हम हो जाते हैं तो हमें डिल्यूजन और हेलुसिनेशंस होने लग जाते हैं। हम करते कुछ है होता कुछ है। तो वही ये चीज प्रोड्यूस करेगा कि ये ड्राइनेस प्रोड्यूस करेगा हर जगह। आगे भी बताऊंगा मैं। जब ड्राइनेस प्रोड्यूस करेगा तो ये ब्रेन्स की, ये न्यूरॉन्स के अंदर भी कर देगा। वो तेजी से एक्ट होंगे क्योंकि उनको मीडियम अब वाटर से निकलकर एयर पे आ गए। एयर तेज चलती है वाटर से, तो एयर पे आ जाएंगे तो तेज बहेंगे, तेज, और एग्जीक्यूट धीरे धीरे होंगे। बह तेज रहे, एग्जीक्यूट धीरे हो रहे हैं। तो टाइम पासेस स्लोली, द पेशेंट इज हरिड बट स्लो इन एग्जीक्यूशन, ठीक है। समझ में आ गई? तो अब क्या होगा साहब कि मैं बताते बताते इधर उधर हो जाता हूं मैं भूल गया मैं क्या बता रहा। तो जब हम एल्यूमिना की तरफ चलेंगे तो स्टॉर्म आएगा, तो उसके अंदर क्या होगा, तो उसके थॉट गड़बड़ा जाएंगे, ठीक है। जब थॉट गड़बड़ा जाएंगे तो उसको टाइम पास स्लोली होगा और वो पेशेंट हिस्टी और हरिड हो जाएगा, ठीक है। अब हिस्टी और हरिड हो जाएगा तो क्या होगा कि अगर आप किसी चीज को जल्दी जल्दी करोगे और कर नहीं पाओगे, ठीक है ना, काम भी पूरा नहीं होगा और एनर्जी भी पूरी लगाओगे तो क्या होगा, क्या होगा? टायर्ड,
टायर्डनेस आ जाएगी। जब ये टायर्डनेस आ जाएगी और अगर ये टायर्डनेस कांस्टेंट रहती है तो यही क्या कहलाती है? पैरालिसिस। व्हाट इज पैरालिसिस? पैरालिसिस इज द वीकनेस ऑफ मसल्स एंड व्हाई द मसल्स आर वीक? बिकॉज देयर इज सम, बिकॉज मसल्स आर टायर्ड, दे आर नॉट एक्टिंग सो क्विकली। जैसे वो पहले करती थी वो नहीं कर पा रही है, तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? पैरालाइज्ड कंडीशन। ये पैरालाइज्ड कंडीशन इसकी पूरी बॉडी के अंदर दिखाई देगा, इसके हर ऑर्गन के अंदर दिखाई देगा। कैसे? क्योंकि काम सब सही सब हो रहा है, लेकिन अब क्या होगा कि जैसे इसका यूरिनरी ब्लैडर है, मान लो यूरिनरी ब्लैडर के अंदर यूरिन आ गया, यूरिन इकट्ठा होता चला जा रहा है पर वॉइड नहीं कर पा रहा है, या जब जोर लगा रहा है थोड़ा सा निकला फिर रह गया, पैरालाइज्ड ब्लैडर। या इनवॉलेंट्री हो रहा है, ड्रिबलिंग हो रही है। रेक्टम में क्या होगा? पैरालिसिस रिजल्ट इन कॉन्स्टिपेशन, enormous feces, even the soft stool is stored there but that is not coming out। ठीक है, तो वो क्या होगा कि बहुत प्रेशर लगाएगा, क्लोसेट पर झूल जाएगा, पसीने पसीने हो जाएगा, लेकिन स्टूल बाहर नहीं आएगा, और आएगा भी तो जरा सा आएगा। ठीक है ना, और फिर वो थक के चूर हो जाएगा, फिर बैठ जाएगा, तो कॉन्स्टिपेशन प्रोड्यूस करेगा। थ्रोट के अंदर ड्राइनेस प्रोड्यूस करेगा। कुछ भी खाएगा तो स्टिक्स की तरह चुभेंगे, जैसे बहुत सारी डस्ट या स्टिक गले के अंदर चली गई। ठीक है ना, तो सब जगह ड्राइनेस प्रोड्यूस हो जाएगा, स्किन ड्राई हो जाएगी। अब चूंकि ये चिली पेशेंट होता है, ये चिली पेशेंट होता है, और दूसरा एयर से बहुत जल्दी ये रिएक्शन कर लेता है, तो इसकी स्किन कैसी होगी? ड्राई होगी, बिल्कुल ड्राई होगी, और इसको पसीना ना के बराबर आएगा, पसीना इसको नहीं आएगा। तो यहां पर हमारा एक पॉइंट बन जाता है कि विच पेशेंट इज से टेलिंग यू दैट सर आई एम वेरी चिली पेशेंट बट देयर इज मच स्वेटिंग, दैट पेशेंट कैन नॉट बी एल्यूमिना, बिकॉज एल्यूमिना इज लैक ऑफ स्वेटिंग। लैक ऑफ स्वेटिंग, जब लैक ऑफ स्वेटिंग ड्राइनेस होगी तो बॉडी कैसी हो जाएगी इसकी? लैक ऑफ हेयर, चिकनी बॉडी हो जाएगी, शरीर पर बाल ही नहीं होंगे। ठीक है ना, बिल्कुल मेल की बॉडी भी लगेगी, फीमेल जैसी बॉडी है, वैक्सीन करा के आए। ठीक है ना, शरीर पर बाल नहीं होंगे। सीपिया की बॉडी पर अबनॉर्मल ग्रोइंग हो जाती है हेयर्स की। उसको क्यों होती है? उसको होती है क्योंकि सीपिया इज द मेडिसिन ऑफ डिप्रेशन। ठीक है ना, डिप्रेशन, थायराइड क्या करता है? डायरेक्टली हार्मोनल इम्बैलेंस क्या करेगा कि टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज कर देगा फीमेल बॉडी के अंदर, और बाल उग जाएंगे। समझ में आ गया? तो हर रेमेडी का जो भी बॉडी पर एक्शन हो रहा है उसका एक रीजन होता है, बिना कारण नहीं होता है। एल्यूमिना के बाल नहीं है तो से इनको तेज करेगी, न्यूरॉन्स का जो चलना है उनको तेज करती है एयर, क्योंकि इलेक्ट्रिक जो कंडक्टिविटी है वो एयर से ज्यादा होती है, एयर में ही तो होती है। ठीक है ना, क्योंकि आप देखो निर्वात में करंट नहीं लगेगा, ठीक है, एयर चाहिए करंट के लिए। तो जो एयर है, इन लोगों को थॉट्स बहुत आते हैं। अब थॉट्स ज्यादा कब आएंगे? जब हम खाली होंगे। हम खाली कब होते हैं? जब हम रात में सोते हैं। हम रात में सोएंगे तो इनको बहुत सारे, इन पेशेंट्स को बहुत सारे थॉट्स आते हैं। ये जब सुबह उठते हैं तो चाहे एल्यूमिना पेशेंट हो, चाहे लाइकोपोडियम पेशेंट हो, चाहे अर्जेंटम नाइट्रिकम पेशेंट हो, इनके मोस्टली, लाइको को छोड़ दें, उसका फिजिकल एग्रावेशन की बात नहीं कर रहा मैं, इन सबको मॉर्निंग में परेशानी होती है। ये उठते हैं, इनको क्या लगता है मैं कहां हूं, जलसीमिया में उठते ही, क्योंकि ये एक